देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन 30% स्पीक 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, 20% स्पीक ओनली हिंदी एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी? 60 बच्चों की कक्षा में 30 बच्चे केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, 30%। अब एक चीज बताइए यार, इस सवाल को तो हम कई तरीके से कर सकते हैं। अगर हम पहले तरीके की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि क्लास में 60 बच्चे हैं, जिसमें से बोला गया है कि 30% ऐसे हैं जो कि क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। भाई 60 का 30% कितना होगा? 6 3 जा 18, यानी कि 18 ऐसे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं। 20% ओनली हिंदी, मतलब ये 20% है जो कि ओनली हिंदी वाले हैं। 60 का 20% होता है कितना? 12। मतलब हमें दो नंबर मिल गए, एक तो सिर्फ इंग्लिश वाले, एक तो सिर्फ हिंदी वाले। और बोला गया है ना, जो बचे हुए बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जो बचे हुए बच्चे हैं वो सब कुछ बोल लेते हैं, मतलब दोनों बोल लेते हैं, वो इंग्लिश भी हैं और हिंदी भी हैं। या तो आप परसेंटेज से भी निकाल ले सकते हैं, 30 और 20 50, 50% बच गया तो ये वाले होंगे। या तो आप यहां से निकाल सकते हैं, 18 12 30 होता है, बाकी के जो बच गए 30 होते हैं। अब आपको बस एक छोटी सी चीज तो बतानी है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी बोल सकते हैं। अब एक चीज बताइए, जो ये वाले हैं वो तो हिंदी बोल ही सकते हैं 30 वाले, क्योंकि वो इंग्लिश बोल सकते हैं, वो हिंदी बोल सकते हैं, वो तो ऐसा बोला नहीं है कि इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। कितने लोग हैं जो हिंदी को बोल सकते हैं? तो ये 30 तो है ही, प्लस मुझे तो लग रहा है ये 12 भी है जो कि हिंदी बोल सकते हैं। ये 12 भी है ऊपर जो कि हिंदी बोल बोल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि हिंदी हिंदी पूछे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हिंदी हिंदी बस पेपर में पूछेगा ना तो हम ऐसे निकाल सकते हैं और आंसर पे 12 पे टिक मार सकते हैं। ठीक है, हिंदी अगर पूछे तो टोटल है कितने, 42। ये 30 और 12। अगर इंग्लिश इंग्लिश पूछे तो कितना हो जाएगा, 30 और 18। 30 + 18 तो ये कितना हो जाएगा, 48, 48। ठीक है, और एक तरीका और है ना, वेन डायग्राम से भी चाहे तो इस सवाल को कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से करें। वेन डायग्राम मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है। दो चीज को करने वाले जब भी लोग होते हैं ना, तो हम उनके लिए दो ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। अब एक बोला है कि 60 के 30% लोग इंग्लिश बोलते हैं, एक गोले को इंग्लिश वाला मान लीजिए, एक गोले को हिंदी वाला मान लीजिए। 60 में से 30% लोग यानी कि कितना, 18 लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। और 60 में से 20% लोग यानी कि 12 लोग हिंदी बोलते हैं। 18 और 12 कितना होता है भाई, 18 12 30 होता है। तो जो बच गया ना 60 में से, वो बीच में आ जाएगा। मतलब बीच वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों मिक्स, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, वो हिंदी बोल सकते हैं, क्योंकि वो गोला ना दोनों के बीच में है। वो गोला जो है वो दोनों के बीच में सर्किल। तो इंग्लिश प्लस हिंदी वाले, अब आपसे जो पूछे यहाँ पे बता सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि हिंदी कितने लोग बोल सकते हैं, तो भैया ये 30 लोग तो दोनों बोल सकते हैं, प्लस 12। हिंदी अगर पूछे तो 30 और 12 42। बाकी आप चाहें तो ऊपर वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, बाकी इसके बहुत सारे मेथड। ठीक है। कि
भाई बस 2 ही आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अमल भाई बहुत बढ़िया, शिवा शंकर बहुत बढ़िया। आनंद भाई बहुत बढ़िया, लेकिन आंसर गलत भी हो सकता है भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ। राहुल भाई बहुत बढ़िया, आंसर गलत भी हो सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। हो गया, करके देख लें एक बार। देखिए क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ, 25% इन इंग्लिश, इफ 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट देन हाउ मच परसेंटेज इन बोथ द सब्जेक्ट। अब देखिए ना यहाँ पे क्या है ना, नंबर जो पिछले क्वेश्चन में नंबर एक दिया हुआ था कि इतने बच्चे हैं इतने चीजें हैं, वो यहाँ पे नहीं दे रखा है, सबसे बड़ी बात पहला नंबर। ठीक है, नंबर हमें नहीं देखा, यानी कि बस परसेंटेज परसेंटेज से ना ये आपको सारा सवाल को हल करना पड़ेगा। कैसे देखिए कर सकते हैं, देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप जिस मेथड से चाहे तो उस मेथड से आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैं आपको इसकी बताता हूँ 2-3 मेथड कैसे कर सकते हैं। देखिए एक तो तरीका ये है कि जो मैंने आपको बताया गोला बना के कर सकते हैं, क्योंकि गोला जो है ना हर जगह काम करता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 35% स्टूडेंट, आप 2 गोले बना लिए, जब दो चीजों की बातें होती है और ऐसी बात होती है कि दोनों में भी कुछ हो गए। यहाँ बोल रहा है ना कि इतने मैथ में फेल हुए, उतने इंग्लिश में फेल हुए, बाकी कुछ थे जो दोनों में फेल हो गए। जब ऐसी बातें बनी है कि कुछ ये थे कुछ वो थे बाकी कुछ दोनों थे, तो आप ऐसा ही गोला बना लीजिए। क्या बोल रहा है, 35% स्टूडेंट, 35% छात्र गणित में असफल हुए, मान लीजिए गणित वाला है और मान लीजिए अंग्रेजी वाला है। 35% छात्र, तो मान लीजिए टोटल 100 छात्र थे, 100% थे, जिसमें से कह रहा है 35% छात्र जो है वो गणित में असफल हुए। बाकी बोल रहा है 25% छात्र जो थे वो अंग्रेजी में असफल हुए। मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको। 35% जो छात्र थे वो गणित में, और 25% छात्र थे जो वो अंग्रेजी में फेल हुए। बाकी बोल रहे हैं 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, बाकी ये 10% है ना जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो पूछ रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए, कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। तो देखिए क्या होता है ना, जब भी यहाँ पे अलग अलग नंबरिंग आपको दे रखी है, ठीक है, अलग अलग नंबरिंग दे रखी है, और आप अगर 35, 10 और 25 को जोड़ेंगे भी ना तब भी ये 100 नहीं बन रहा है। ठीक है, 25, 35 और 10 को अगर आप ऐड भी करते हैं तब ये 100 नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ और गेम चल रहा है। यहाँ पे क्या गेम चल रहा है, अब देखिए ये जो 10% है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये मान लीजिए पहला वाला गोला ए है, दूसरा वाला गोला बी है। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ए जो है वो पहले वाले गोले में भी है 10%, और देखेंगे तो 10% जो है दूसरे वाले गोले में बी में भी है। ठीक है, यानी कि दोनों गोले में वो चीज अवेलेबल है, दोनों गोले में ए और बी, दोनों गोले में ए मतलब 10% है। तो एक काम करते हैं ना, गणित में 35% लोग फेल हुए थे, और दोनों में कितने फेल हुए थे, 10%। 35 में से 10 माइनस कर दीजिए, वो पहले गोले में लिख दीजिए, यानी 25% लोग ऐसे थे जो कि पूरे पूरे बस गणित में फेल हुए हैं। और बी में भी कितने थे भैया, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में टोटल 25% थे जिसमें 10% दोनों में थे, तो कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा 15%। और बीच में यहाँ लिख दीजिए इसको 10%। मैं आपको एक और तरीके से इस सवाल को बताता हूँ। अब आप देख लीजिए 25, 15 और 10, 25, 15, 40 और 10, 50। मतलब ये कह रहा है ना कि 50% ऐसे बच्चे हैं ना जो कहीं ना कहीं तो फेल ही हो रहे हैं, चाहे तो गणित में, चाहे तो अंग्रेजी में, चाहे तो दोनों में फेल हो जा रहा है। तो कितने ऐसे बच्चे होंगे जो सब में पास हो गए, पास होने वाले बच्चों की संख्या। तो 50% तो भैया कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, पास होने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, 50%।
अब मैं आपको इसका एक दूसरा भी तरीका बताता हूँ कि अगर पेपर में मान लीजिए ना, अगर ये आपको मेथड ना स्ट्रेच करे तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए दे रखा है ना, गणित में फेल, यानी कि मैथ्स में फेल होने वाले की संख्या, गणित में फेल होने वाले की संख्या कितनी है, 35%। और अंग्रेजी में कितनी है भाई, मैथ्स में कितनी, सॉरी इंग्लिश में कितनी है, अंग्रेजी में कितनी है, 25%। ठीक है, अगर हम दोनों को देखेंगे ना, मैथ्स और अंग्रेजी को, तो मतलब कहीं ना कहीं टोटल फेल होने वाली की संख्या कितनी, 35 और 25 कितना हो जाएगा, 60%। 60% है जो इंग्लिश और मैथ और इंग्लिश वाले को मिला दो तो 60% है। लेकिन बोला गया ना बोथ, दोनों में जो फेल है, दोनों में जो फेल है वो भी तो इसी में होंगे, वो भी तो इस 35% में शामिल होंगे, वो भी तो इस 25% में शामिल होंगे। हम क्या करते हैं, उनको घटा देते हैं। तो जैसे ही घटाएंगे आपको 1% मिलेगा, 50%, मतलब 50% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं, कहीं ना कहीं फेल हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, तो पास वालों की कितना हो जाएगी संख्या, बाकी के जो बच गए 50% आंसर। ठीक है, और अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो आप इसको सोच भी लेंगे तो भी हो जाएगा, सोच के भी कर सकते हैं। चलिए इसे कीजिए। कीजिए भाई, जल्दी से कीजिए, इसे कीजिए। बहुत बढ़िया शिवा शंकर, दीपक भाई बहुत बढ़िया, अलग अलग आंसर है, देखते हैं। आनंद भाई बहुत बढ़िया, लेकिन तीनों लोग के आंसर अलग अलग हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तीनों तो सही नहीं हो सकता ना। राहुल भाई बहुत बढ़िया। देखिए पढ़ के देखते हैं एक बार, क्या बोल रहा है, इन अ विलेज ईच ऑफ 60% फैमिलीज हैज अ काउ। देखिए यहाँ भी ना आपको नंबर नहीं दे रखा है स्टार्टिंग में, नंबर दे रखा है लेकिन लास्ट में। अब वो देखिए क्या करना है उस नंबर का, क्या बोल रहा है, एक गांव में प्रत्येक 7% परिवारों में एक गांव, सॉरी एक गाय होती है। गुड मॉर्निंग कामिल भाई। 25%, 24 नंबर, अच्छा ठीक है। मतलब कि एक गांव में 60% लोगों के पास क्या है भाई, काऊ है, गाय है। और क्या बोल रहा है, 30% ऑफ फैमिलीज हैज बफेलो। ठीक है, 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है, भैंसे भी है, बफेलो, भैंस भी है। और बोल रहा है 15% फैमिली ऐसी है जिनके पास ये दोनों है। 15% की परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी इन देयर ऑल 96 फैमिलीज इन अ विलेज। लास्ट में बताया है कि 96 गांव में, उस गांव में टोटल 96 फैमिली है, 96 परिवार है। ठीक है,
उस गांव में टोटल 96 परिवार हैं। अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव काउ और, कितने परिवार ऐसे हैं ना तो उनके पास गाय है ना तो उनके पास भैंस है। अब देखिए कैसे करेंगे। एक तो मैंने आपको गोला बनाने वाला मेथड बताया था, चाहे तो आप उस गोले को बना करके भी कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर दो चीज कुछ इस तरीके की होती है तो अलग अलग बना सकते हैं। ये होती है काऊ वाली और ये होती है बफेलो वाली। गाय की संख्या कितनी थी भैया? 60% कह रखा था। भैंसों की संख्या कितनी थी? 30% कह रखा था। और दोनों की संख्या कितनी थी ये बता रखा है कि 15% परिवार है जिनके पास दोनों है। तो आपको क्या करना, 60 में से 15 को माइनस करके यहाँ पे लिख देना है, 30 में से 15 को माइनस करके यहाँ लिख देना है। ठीक है। और जो 15 आएगा वो तो बीच में है ही, ये वाला 15। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया ना, 45, 15 और 15, टोटल कितना हो जाएगा? आपको टोटल जोड़ लेना है। 45, 15 और 15, 45 और 15 60 होता है, 60 और 15 75 होता है। यानी कि यहाँ पे हमें एक बात पता चल गई ना, 75% परिवार हैं जिनके पास या तो गाय या तो भैंस या तो दोनों, कुछ ना कुछ तो है ही। 75% के पास तो कुछ ना कुछ तो है ही, इनके पास है। और नहीं है जिनके पास, वो कितने होंगे भाई? 75% के पास है तो 25% के पास नहीं है। ठीक है। 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है वो चीजें। अब 25% लोगों के पास नहीं, तो अगर देखिए आपसे पूछ रहा है कितने परिवारों में गाय भैंस नहीं, परिवार की संख्या पूछ रही है, तो टोटल कितने थे? 96। 96 का 25% आप निकाल दीजिए। 25% मतलब क्या होता है? 1/4। 384 कहां से हो जाएगा? पूछ रहा है कितने परिवारों के पास नहीं है, 1/4 निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 24 चौके 96, 24। मतलब 24 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना तो भैंस है और ना तो दोनों है। ठीक है। बाकी 75% परिवार, 24 अगर 96 में से 24 माइनस कर देंगे, यानी कि वो परिवार इतने हैं कि जो भी आएगा आपका मान के चलिए 72 आ जाएगा। 72 परिवार ऐसे हैं या तो इनके पास गाय है या तो इनके पास भैंस है या तो इनके पास दोनों है। ठीक है, कीजिए इसे। हुआ भाई किसी का?
5/8। बहुत बढ़िया भाई, 5/8 हो जाएगा। और किसी का आया भाई? कीजिए भाई, ये तो आसान सवाल है। देखिए करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पे कुछ है ही नहीं सवाल में। आपको क्या बोल रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 200% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 350%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5/12। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि अंश का अंश 20% तक बढ़ा दिया जाता है और हर का भाग 350% तक बढ़ा दिया जाता है, तो परिणामी अंश 5/12 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, ये तो सवाल है ना, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आपको मूल संख्या तो आपको पता नहीं है जिसको आप बढ़ाने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि मूल संख्या हम कुछ अपने मन से मान लेते हैं कि ऐसा रहा होगा। अब अपने मन से कैसे मान ले? तो अपने मन से देखिए, कुछ मत मानिए, अपने मन से एक को मान लीजिए एक्स होगा, अंश को, न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को मान लीजिए ये वाई रहा होगा। ठीक है। और बोल रहा है ना कि इसको अगर आप 200%, न्यूमरेटर को अगर आप 200% से बढ़ाते हैं और डिनोमिनेटर को अगर आप 350% से बढ़ाते हैं, 350% से बढ़ाते हैं, तो जो भी नंबर आएगा ना वो 5/12 आ जाएगा। बस ये आपसे x/y पूछ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी ना, कि आप यहाँ पे समझिए कि अगर आप 200% से बढ़ाना चाहते हैं तो x खुद भी वो अपने में 100% है। अगर आप कोई भी संख्या मान लेते हैं 5, और उसका आप चाहते हैं कि 200% बढ़ा दें, तो इसका मतलब है इसका 200% बढ़ाना, मतलब इसका 100% कितना हो गया? ये हो गया। इसका 200% कितना हो गया? ये हो गया। मतलब कि अगर आप उसका 200% बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें 10 और आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि अब ये 15 हो जाएगा। अगर आप 200% करना चाहते हैं तो नंबर 3 गुना हो जाएगा। अगर आप 500% करना चाहते हैं तो नंबर 6 गुना हो जाएगा। अगर आप 900% करना चाह रहे हैं तो नंबर जो है आपका 10 गुना हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह आप y को भी 350% बढ़ाएंगे। मतलब हमें ये मान के चलना है कि ये जो ऊपर वाला है ना, ये 100% खुद भी है। x जो है 100% खुद भी है। तो x जो 100% खुद भी है, प्लस इसमें 200%, 200% बढ़ाने को बोल रहा है। वैसे नीचे y जो है वो 100% खुद भी है, प्लस उसको 350% बढ़ाने के लिए बोल रहा है। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये हो जाएगा 5/12। और भैया इसको तुरंत सॉल्व कर दीजिए, कोई बहुत बड़ा मुश्किल सवाल तो है नहीं है। 200 और 300% हो जाएगा। ये 300% एक्स हो गया, बटे में हो जाएगा 300, 450% वाई हो गया, और बराबर में 5/12। काट पीट करके देख लीजिए। देखिए ये परसेंट से परसेंट का साइन कट जाएगा आपस में, क्योंकि ऊपर भी है वही चीज, नीचे भी वही चीज कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा। ठीक है। 3 15 जा 45 और 2 15 जा 30 भी हो जाएगा। अब देख लीजिए कुछ कट पिट रहा है तो। अब हमें ना आगे कटता पिटता नहीं दिख रहा। हाँ, ये 3 चौके 12 भी कर सकते हैं। 3 चौके 12 इधर उधर भी कट जाएगा। भाई अगर हम देखेंगे ना इसे, अगर हम इसे देखेंगे तो x और y को वहीं रहने दीजिए। इधर क्या था भैया? 5, और नीचे क्या था? 4। ये जो ऊपर वाला 2 है ना, ये वाला, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे जाकर के, आपको पता है। और नीचे जो भी चीज बची होगी ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल्स के उस तरफ। तो ये 2 है, इधर आके 2 हो जाएगा, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर आके 1 हो जाएगा। फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा? 5/4 दूनी 8। ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी आंसर तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं 35/36। शिवा भाई गलत है, कामेंद्र भाई वो भी गलत है, राहुल और अमल भाई का, दोनों लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है। 5/8 आएगा। बाकी तो सब कट पिट के खत्म हो जा रहा है। बाकी तो सारा कट गया।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। एक आंसर आया, सिर्फ ओनली वन आंसर। नहीं आ रहा है भाई। देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज बाय 6,000, मतलब मान लीजिए आप है, आपकी आय कितनी बढ़ गई, 6,000 रुपए। अब आय 6,000 बढ़ने से बोल रहा है ना कि द टैक्स रेट इज रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 15%। मान लीजिए पहले आप 18% देते थे, अब आपका बोला गया कि 15%। और बोला गया वाइल इन बोथ द सिचुएशन 25% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री। ठीक है, 25% आय जो है कर मुक्त। जैसे इनकम टैक्स होता है ना, बोलते हैं कि 2.5 लाख तक आपको 1 रुपया नहीं देना है।
2.5 लाख तक आप टैक्स फ्री हैं, उसके बाद जो होगा उस पर हम टैक्स लेंगे। तो कुछ वैसा सिचुएशन, ये इनकम टैक्स की बात कर रही है। फाइंड द इनिशियल इनकम इफ द पेड इक्वल टैक्स इन बोथ द केसेस। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है ना कि प्रारंभिक आय का पता लगा यदि उसने दोनों मामलों में समान करों का भुगतान किया है। मतलब पहले भी जितना टैक्स देता था, जैसे मान लीजिए पहले 5,000 रुपए टैक्स देता था, तो आज भी 5,000 टैक्स देता है, सैलरी बढ़ने के बाद भी और ये रेट कम होने के बावजूद भी। देखिए ये सवाल ना बहुत बढ़िया है, और मैं आपको बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी का ये फेवरेट सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर एक एजेंसी पेपर कंडक्ट करने जाएगी ना, तो वो इस फेवरेट सवाल को किसी ना किसी सेट में उठा के डालेंगे। आप कोई भी पेपर देख लीजिएगा आप रेलवे का, वो किसी ना किसी सेट में ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ऐसा डालेंगे टैक्स से रिलेटेड कि कम हो गया, ज्यादा हो गया, या टैक्स फ्री था। क्योंकि क्या है ना कि ये सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ के गए हैं, वही कर पाएंगे, बाकी सबके बस की बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम करेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करें। बहुत बढ़िया शिवा शंकर भाई, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। देखिए आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको बस एक इक्वेशन बनानी है जहां पे आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि 25% इनकम जो था टैक्स फ्री था। ठीक है, हम मान लेते हैं ये पहले का सिचुएशन, और हम मान लेते हैं ये अब का सिचुएशन। पहले मान लीजिए कोई इसका इनकम था, इसका इनकम मान लेते हैं हम लोग एक्स, उसकी आय को हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले वो कितना देता था, पहले का निकालते हैं एक बार। मान लीजिए उसकी आय थी, और आय का 25%, 25% इनकम तो वो क्या करता था, टैक्स फ्री था। मतलब 25% पे तो टैक्स ही नहीं देना था। मतलब उसको टैक्स कितना देना था, अपनी आय के 75% पे। और अब भी वही करना है, अपनी आय के 75% पे ही टैक्स देना है। अभी भी 25% फ्री है। और क्या बोला गया है, ये जो उसकी आय है, पहले वो कितना देता था, पहले वो देता था 18%, इसका 18% देता था। ठीक है, अब वो कितना देता है, अब वो उसका 15% देता है। मतलब अब वो कितना देता है, अब वो उसका 15% देता है, 15% देता है। और ये कह रहा है ना, फाइंड द इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स। मतलब जो टैक्स यहां देता था वही टैक्स यहां भी देता है। मतलब ये और ये दोनों बराबर है आपस में। तो एक काम करिए, ये जो दोनों बराबर है आपस में, तो इन दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा दीजिए। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या बोला है ना, एक चीज यहाँ पे बोली है कि जो हमने अभी नहीं लिया है। यहाँ पे बोला है गया है कि उसकी आय भी 6,000 रुपए पहले से बढ़ी हुई है। अब उसकी आय तो पहले हमने एक्स ले रखी है, लेकिन यहाँ पे तो उसकी आय एक्स नहीं है ना, 6,000 रुपए बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे, हम भी इसको 6,000 रुपए बढ़ा देंगे। ये हो जाएगा जो उसकी पुरानी आय थी, ये उसकी पुरानी आय है, इसमें हम क्या करेंगे, 6,000 रुपए बढ़ा देंगे। ठीक है, ये उसकी नई आय हो गई। अब अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो एक्स की वैल्यू होगी आप उसको निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, एक्स का 75/100 इंटू 18/100, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 6,000 का, बहुत बढ़िया अमल भाई, एक्स प्लस 6,000 का 75/100 और इंटू में 15/100। क्या हम इस 75/100 को और इस 75/100 को काट सकते हैं क्या, आपस में काट सकते हैं क्या, कि क्योंकि वहां भी तीनों इंटू में है, यहाँ भी तीनों इंटू में। तो मैं सोच रहा हूँ इसको काट देता हूँ। तो इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे। सवाल थोड़ा सा हल्का हो गया शायद ना? सवाल थोड़ा हल्का हो गया अब हमारा। अब हमारा सवाल क्या हो गया भैया, इधर तो बचा बस x इंटू 18/100, और इधर देखिए थोड़ा सा बच गया है, इधर कुछ चीजें। इधर क्या बच गया भाई, x प्लस 6,000 इंटू 15%। इधर क्या बचा है, x प्लस 6,000 इंटू में 15/100। देखिए चाहे तो आप यहां भी कुछ कटिंग पिटिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप यहां भी कुछ काट पीट सकते हैं। और वो क्या काट सकते हैं, देखिए 15/100 है, बटे वाली 100 को काट सकते हैं। और इधर 18/100 है, वो बटे के 100 वाले को काट सकते हैं। ठीक है,
बटे के 100 वाले काट सकते हैं, मतलब इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई के साइन में। आप 15 और 18 को भी काट सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 6 तिया 18। अब आपको करना पड़ेगा इसको सॉल्व। ये हो जाएगा 6x और इधर हो जाएगा x प्लस 6000 इंटू में 5। कर दीजिए गुणा भाग सबको। 6x बराबर 5x प्लस में हो जाएगा 6 5 30, 30,000। 5x को इधर ले आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा भाई? 6x माइनस में 5x और इधर क्या बचेगा? 30,000। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30,000 आंसर। क्लियर है भाई? देख लीजिए कैलकुलेशन वैल्कुलेशन निकाल के एक बार। ठीक है ना सब कुछ? चलिए अगला सवाल कीजिए। हुआ भाई किसी का? ये तो बहुत आसान सवाल है। यहाँ छुप रहा होगा तो ये 16 है, 16 है। भाई इतने आसान सवाल का इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो बहुत आसान सवाल है, पेपर में आ जाएगा तो फिर तो इधर उधर करते रह जाएंगे। ये तो बहुत आसान सवाल है।
हुआ भाई? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ मैन सेव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम सो दैट ही कैन परचेज अ कार इन 16 मंथ्स। ठीक है, वो अपना कुछ हर महीने हिस्सा बचाता है। मान लीजिए पहले महीने फर्स्ट मंथ कुछ बचाता है, सेकंड मंथ भी कुछ बचाता है, एक्स मान लीजिए बचाता है, एक्स बचाता है, ऐसे ही हर महीने बचाता है। वो सोचता है कि 16 महीने बाद ना, 16 मंथ बाद वो एक कार खरीद लेगा। लेकिन बोल रहा है ना कि अब वो 16 महीने में प्लान नहीं कर रहा है, अब वही ना वो सोच रहा है कि 14 महीने में हम कर लें, 14 मंथ में कर लें। तो क्या करना होगा, 14 महीने में उसी काम को अगर करना चाह रहा है तो उसे करना क्या होगा 14 महीने में करने के लिए? तो देखिए, अब ये जो हर महीने ना 16 महीने तक बचा रहा था, अब उसी को उसको 14 महीने तक बचाना पड़ेगा। देखिए इसको करने का ना बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है। इस सवाल को करने का सोच के भी कर सकते हैं, ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं, बट अगर मुझे कुछ नहीं आता तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक काम करिए, 16 महीने में लेना चाहता था, अब 14 महीने में लेना है, और 16 महीने में कुछ बचाता था। एक तो तरीका ये है कि भाई हर महीने कितना बचाता था, मान लीजिए 16 महीने में उसको खरीदना था, हर महीने 200 या 500 ऐसे कुछ बचाता था। मान लीजिए हर महीने वो 200 बचाता था, हर महीने 200 बचाता था, 16 महीने के लिए बचाता था, 16 महीने इंटू हर महीने 200 बचाता था, कितना हो जाएगा, 3200। अब इस 3200 को ना वो हर महीने मतलब 14 महीने में ये 3200 इकट्ठा करना चाह रहा है। वो इस 3200 को अब क्या कर रहा है, 16 महीने में 14 महीने में इकट्ठा करना चाह रहा है। यानी कि 14 दूनी 28, 14 टू 40, 14 दूनी 28, 120। अब कटेगा नहीं, मतलब कि 225 रुपए के आसपास उसको हर महीने बचाना पड़ेगा। लेकिन ये पॉइंट पॉइंट वाला लफड़ाई को हटाने के लिए हम करते क्या है, आप एक काम करिए ना, ये 16 और 14 का एलसीएम ले लीजिए, अगर कोई किसी को पता हो तो 16 और 14 का एलसीएम कितना आएगा। लसअप अगर हम निकालेंगे 16 और 14 का तो कितना आएगा भाई, लसअप निकालने आता है ना, आप इसको कर सकते हैं 8 × 7 × 2, 8 7 जा 56 × 2, 112। देखिए शायद एलसीएम आ जाएगा 112, 112 के आसपास। 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, ये 8 दूनी 16, 16 7 112। ठीक है, एलसीएम तो उतना ही आ रहा है, बाकी अब करके भी देख सकते हैं। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 28 2 जा 56 2 जा 112, 112। ठीक है, अब ये मान के चल लीजिए उस कार की कीमत कितनी थी भाई, 112 रुपए की कार थी, ये कार थी 112 रुपए की। और ये पहले उसे क्या करता था, पहले उसे 16 महीने में खरीदना था, अब उसे 14 महीने में खरीदना है। ठीक है, पहले उसे 16 मंथ में खरीदना था, अब उसे वो 14 मंथ में खरीदना चाह रहा है। 200 मैंने मान लिया था भाई, मैंने ऐसे ही मान लिया था। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ ना, 112 रुपए उस कार की कीमत मान लीजिए, ये सब हटा दीजिए, भूल जाइए, कुछ नहीं माना था। 112 रुपए कार की कीमत मानी थी, और पहले मेरा काम था 14 महीने में खरीदना था, अब मुझे वो सर पहले 16 महीने में खरीदना था, अब मुझे 14 महीने में खरीदना है। ये पहले का है, और अब मैंने प्लान बदल दिया, ये अब का है। एक चीज बताइए, 112 रुपए की कार है, अगर मुझे 16 महीने में लेना है, 112 रुपए की कार है, अगर मुझे 16 महीने में बचाना है, तो हर महीने कितना बचाना पड़ेगा, 16 × 14 होता है 112, सॉरी 16 × कितना हो जाएगा, 16 7 112 ना, 16 7 जा 112, मतलब हर महीने ना मुझे 7 रुपए बचाना पड़ेगा। 7 रुपए पहले महीने, 7 रुपए दूसरे महीने, 7 रुपए तीसरे महीने, ऐसे में 16 महीने तक कंटिन्यू बचाऊंगा, तो 112 रुपए की वो कार मैं खरीद पाऊंगा। अब कोई ये ना बोले कि 112 रुपए में कार कहाँ मिलेगी। और वही चीज अगर मैं 14 महीने में खरीदना चाहता हूँ, 112 रुपए की कार को
112 रुपीज की कार को 14 महीने में खरीदना चाहता हूँ, तो 14 से डिवाइड कर दीजिए भाई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 8 जा 112, 14 8 112। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर खरीदना चाहूंगा ना, तो हर महीने मुझे 8 रुपए बचाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया अमल भाई, बहुत बढ़िया भाई। अगर मुझे यहाँ पे बताना है ना कि मुझे उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, पहले वो 7 रुपए बचाता था, अब उसे बचाना है कितना, 8 रुपए। कितना बढ़ाना है उसे, 1 रुपए अधिक बचाना पड़ेगा, किसके मुकाबले, पुराने के मुकाबले, क्योंकि मैंने पूरा परसेंटेज चैप्टर जब भी बताया था, मैंने हर जगह बताया था कि पुराना जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। 1/7 इंटू 100 होता है, और 1/7 का अगर आपको फ्रैक्शन पता हो तो क्या हो जाएगा भाई, 1/7 का फ्रैक्शन होता है 14 सही 2/7%। आंसर। ठीक है, यहां तक तो आपका परसेंटेज वाला चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होता है। अब अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाभ हानि वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे एक रीजनिंग की क्लास भी रखने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एक रीजनिंग की क्लास भी रखेंगे, और कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी खत्म कर ले, मैथ्स को। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए भाई, कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, और साथ में एक रीजनिंग की क्लास या किसी एक और सब्जेक्ट की क्लास रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ तक एक बार जिसका नहीं है यहाँ तक बना करके खत्म कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास से फिर चीजें बदल जाएंगी, अगर यहीं तक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रहेगा तो अगले से कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। तो ब्रेक ले लीजिए, बाकी मैं आपको वीडियो और रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। और जो नए एक दो लोग ज्वाइन किए थे ना, एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको पिछला जो इसका परसेंटेज की क्लास वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए, मिलते हैं कल की क्लास में।